हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 7 जो कि है भिन्न के 8वें और अंतिम भाग में। आज के इस सेशन में हम पेज नंबर 180 से लेकर 186 तक में दिए गए सभी तथ्यों को जानेंगे, समझेंगे और दिए गए प्रश्नों को हल करने का भी प्रयास करेंगे। और बच्चों, आपको इस चैनल पे इस बुक के साथ साथ क्लास 6 की जो विज्ञान है जिज्ञासा और साथ ही क्लास 7 और क्लास 8 के विज्ञान और गणित के सभी जो अध्याय हैं उन सब के वीडियो लेसन्स अवेलेबल हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप जाकर इससे पहले के सभी वीडियो लेसन्स को, चाहे वो आपकी विज्ञान की हो या फिर गणित की हो, आपको मिल जाएंगे। आप पेज नंबर वाइज, चैप्टर वाइज आसानी से इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अब आज का ये सेशन। हमें आज पढ़ना है समान भिन्नात्मक इकाई या हर वाले भिन्नों को घटाना। तो काफी आसान रहेगा। देखिए एक बार, इससे पहले के सेशन में हमने समान भिन्नात्मक इकाई या हर वाले भिन्नों को जोड़ना सीखा था। आज हम इसे घटाना सीखेंगे। भिन्नों को घटाते समय भी ब्रह्मगुप्त विधि समान रूप से लागू रहती है। वहां पे जोड़ना था, यहाँ पे आपको घटाना है। आइए 6/7 से 4/7 को घटाने की समस्या से शुरू करें। अर्थात 6/7 माइनस 4/7 क्या होगा, इसे हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, परिकलित करते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए हम आयताकार पट्टी को पुनः प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ दोनों भिन्न, पहले बड़े भिन्न को आयताकार पट्टी से प्रदर्शित करते हैं जैसा कि दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, एक पट्टी को 7 बराबर भागों में बांटा गया है और इसमें से जो 6 भाग है इसे क्या किया गया है, छायांकित किया गया है। इस तरह से ये हम लिख सकते हैं कि ये 7 में से 6 हिस्सा है, अतः ये 6/7 है। और इस एक पट्टी को चूंकि 7 बराबर भागों में बांटा गया है तो इसकी जो प्रत्येक भाग होगी, यानी कि इसका जो समान भिन्नात्मक इकाई होगा वो क्या होगा, 1/7। प्रत्येक छायांकित भाग जो है 1/7 को प्रदर्शित करता है। अब हमें 4/7 घटाना है। ऐसा करने के लिए 4 छायांकित भागों को क्या करेंगे, आप हटा देंगे। अभी तक जैसे यहाँ पे देखिए आपका 6 छायांकित भाग है, इसमें से 4 को आप क्या कर रहे हो, हटा दे रहे हो, रिमूव कर रहे हो। तो अब क्या बच रहा है, यहाँ पे केवल 2 बचेगा। 6 में से 4 भाग को आप हटा दे रहे हैं, यानी कि ये 2/7 रह जाएगा। ठीक है, अर्थात 6/7 में से 4/7 को अगर हम घटा देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 2/7। यहां हम इसे सीधे कर सकते हैं क्योंकि दोनों भिन्नों की भिन्नात्मक इकाइयां क्या हैं, समान है। यानी कि 6/7 में से अगर हमें 4/7 को घटाना है तो चूंकि हर दोनों का क्या है, समान है, तो जिस तरह से हर समान रहने पे जोड़ के समय हम क्या करते थे, अंशों को जोड़ देते हैं, तो घटाने के समय हम अंशों को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब हम 6 में से 4 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/7। ठीक है, यही अभ्यास संख्या रेखा के साथ करने का भी प्रयास कीजिए। तो अगर हम इसे संख्या रेखा पे दर्शाना चाहें तो इस तरह से पहले देखिए, ये हमारा हो जाएगा 0, ये है हमारा 1। इसे हम 7 बराबर भागों में पहले बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां भाग है। इस तरह से हमारा जो है 1 2 3 4 ये हो जाएगा हमारा 4/7 और 5 6 ये हमारा हो जाएगा 6/7। ठीक है, इसमें से अगर हम 4/7 को घटाएंगे किसमें से, 6/7 में से, तो हमें इससे बाईं तरफ 4 घर चलना पड़ेगा। जोड़ते हैं तो दाईं तरफ और घटाते हैं तो बाईं तरफ। तो 4 घर अगर चलेंगे तो 1 2 3 4 यहां पहुंच जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, 2/7 के बराबर होगा। क्लियर है, तो यहां पे आप पहुंच जाएंगे। आगे है आइए पता लगाएं। तो यहाँ पे बहुत ही आसान दिया गया है, जैसे 5/8 में से 3/8 को घटाना है। यहाँ पे दोनों का हर क्या है, बिल्कुल समान है, तो हर वही रहेगा 8, है ना। और अंशों को क्या करेंगे, हम सिंपली घटा देंगे। 5 में से 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा,
2/8। 5 में से 3 जाएगा, क्या होगा 2/8। और चाहें तो इसे और भी सरलतम रूप में आप 2 इकाई 2 और 2 चौके 8, 1/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे हमें दिया गया है 7/9 और -5/9। तो यहाँ पे दोनों का जो हर है वो समान है, भिन्नात्मक इकाई सेम है 1/9। तो यहाँ पे 9 जो है हमारा एलसीएम हो जाएगा और अंशों को हम क्या करेंगे, केवल घटा देंगे। तो 7 में से 5 जाएगा 2/9 और ये सरलतम रूप में है, इससे ज्यादा और छोटा नहीं हो सकता। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इन दोनों का 27 हर है तो 27 आ जाएगा। अंशों को घटा देंगे, 10 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 9, 9/27। इसको सरलतम रूप में हम क्या लिख सकते हैं, 9 इकाई 9, 9 तिया 27, इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। आगे है विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयों या हरों वाले भिन्नों को घटाना। यहाँ पे जो हर होंगे वो अलग अलग होंगे। तो इस तरह से हम कैसे करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे जो दो भिन्न आपको दिए जाएंगे उनके जो हर होंगे या भिन्नात्मक इकाई होगी वो अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पे 3/4 में से 2/3 को घटा करके आपको इसका मान बताना है। तो जैसा कि हम पहले ही समान भिन्नात्मक इकाई वाले भिन्नों को घटाना जानते हैं, आइए दिए गए भिन्नों को समान भिन्नात्मक इकाई वाले तुल्य भिन्नों में बदलते हैं। जिस तरह से जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते थे, दोनों के हरों को समान बनाते थे। तो यहाँ पे 4 और 3 यहाँ पे हर है, इन दोनों का लासा क्या होगा, 12 होगा, है ना, 4 तिया 12 होगा। यहाँ यह करके हम दो भिन्नों को आसानी से घटा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 और 3 का जो लासा है वो क्या होगा, 4 गुने 3 बराबर 12 आ जाएगा। अब हम दोनों ही भिन्नों को इस तरह करेंगे, इसके तुल्य भिन्न को बनाएंगे जिसमें हर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा जो भिन्न है वो 3/4 है। 4 में 3 से गुना करने से वो 12 हो जाएगा, लेकिन जब हम हर में 3 से गुना करेंगे तो अंश में भी हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। इस तरह ये हो जाएगा 3 तिया 9 और नीचे हो जाएगा 4 तिया 12। अब यहाँ पे है कि सोचिए हमने अंश और हर दोनों को 3 से गुना करने के लिए क्यों चुना। हमने इसलिए चुना क्योंकि हमें हर क्या चाहिए था, 12 लाना था। अब यहाँ पे जैसे देखिए 2/3 है अगला जो भिन्न है हमारा, 3 में हमें 4 से गुना करना पड़ेगा ताकि ये 12 बन जाए। तो चूंकि हम हर में 4 से गुना कर रहे हैं तो हमें अंश में भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 चौके 12, 2 चौके 8 यहाँ पे हो जाएगा। अब दोनों के ही हर क्या हो चुके हैं, समान हो चुके हैं। यहाँ 9/12, यहाँ 8/12। अब जब हर समान हो चुके हैं तो आप 3/4 को लिख सकते हैं 9/12, -2/3 को आप लिख सकते हैं -8/12। अब दोनों का हर समान हो गया तो 12 ही रहेगा और 9 में से 8 घट के कितना बचेगा, 1, तो 1/12। इस तरह से अगर हर समान ना हो, भिन्नात्मक इकाई समान ना हो, तो हरों का लासा निकाल करके हम दोनों के तुल्य भिन्न निकालेंगे, दोनों के हर को समान करेंगे और उसके बाद आसानी से उसे घटा लेंगे। तो यहाँ पे ब्रह्मगुप्त विधि से दो भिन्नों को घटाने का जो नियम है एक बार यहाँ पे फिर से पढ़ लेते हैं। दिए गए भिन्नों को समान भिन्नात्मक इकाई वाली तुल्य भिन्नों में बदलिए, अर्थात समान हर में बदलना होगा आपको। और उसके बाद क्या करना है, समान भिन्नात्मक इकाई वाली भिन्नों को घटाइए। यह हर को समान रखकर और अंशों को घटाकर किया जा सकता है, यानी हर जो है वही रहेगा और अंश को घटा देना है। प्राप्त परिणाम को आवश्यकता अनुसार न्यूनतम पदों में सरल बनाइए। अगर अंश और हर को आगे और भी सरलतम रूप में लाया जा सकता है, काट के छोटा किया जा सकता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और आगे बढ़कर हम आ चुके हैं पेज नंबर 182 में और यहाँ पे है आइए पता लगाएं, लेट्स फिगर इट आउट। तो पहला क्वेश्चन है ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग कर निम्नलिखित को घटाइए। तो ये आसान रहने वाला है, जिसका हर समान होगा तो हर वही रहने देंगे और अंशों को घटा लेंगे। और जहां जहां पे दोनों की भिन्नात्मक इकाई या फिर कहें कि हर असमान होंगे तो पहले दोनों हरों का लासा निकाल करके हमें दोनों के हर को समान बनाना है, यानी कि दोनों भिन्नों के जो तुल्य भिन्न होंगे वो निकालना है और फिर घटा लेना है। एक का पहला नंबर है 8/15 -3/15। तो यहाँ पे दोनों का हर ऑलरेडी क्या है, समान है।
समान हर वाली भिन्न है तो यहाँ पे हर वही रह जाएगा 15 और अंशों को क्या करेंगे केवल घटा लेंगे। तो 8 में से 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 में से 3 गया 5, 5/15 यहाँ पे आता है। अब हम अगर सरलतम रूप में इसे ला सकते हैं तो और भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 5 इकाई 5, 5 दिया 15, 1/3 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, 5/15 भी आपका आंसर हो जाएगा और चाहें तो आप इसे 1/3 भी लिख सकते हैं। तो पहला नंबर हमारा यहाँ पे हल हो चुका है। बी नंबर में आते हैं। यहाँ पे है 2/5 माइनस 4/15। तो हल करने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हरों का लासा निकालेंगे। हरों का लासा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों ही संख्याओं यानी कि 5 और 15 को विभाजित करती हूं। तो 5 और 15 का लासा इस तरह से आप निकालें, 5 ही से कटेगा, 5 इकाई 5, 5 दिया 15। और इस तरह से हमारा जो लासा निकल के आएगा इसे हम यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं, 3 इकाई 3। तो 5 दिया 15 ही आएगा। कितना आएगा, 5 और गुने 3 करेंगे तो 15 ही आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही भिन्नों को इस तरह लिखना चाहेंगे, इसके तुल्य भिन्न निकालेंगे जिसका हर क्या हो 15 हो। काफी आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 5 में कितना से गुना करें कि 15 आ जाए, तो आप कहेंगे 3 से कर लीजिए। तो 5 दिया 15, तो अंश में भी 2 से आपको, तो अंश में भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। इस तरह से हो जाएगा 2 तिया 6 और नीचे हो जाएगा 5 तिया के 15। हमारा जो दूसरा भिन्न है वो ऑलरेडी 4/15 है, यानी कि इसके हर में ऑलरेडी 15 है। तो यहाँ पे हमें किसी और संख्या से गुना ना करना पड़ेगा। चलिए हम 1 से कर लेते हैं, 4 इकाई 4, 15 इकाई 15। अब हमारा यहाँ पे आ चुका है 6/15 और 4/15। हमें करना क्या था, 2/5 माइनस 4/15 करना था। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 2/5 की जगह पे आप लिख सकते हो 6/15 और 4/15 तो माइनस 4/15 ही रहेगा। अब यहाँ पे दोनों के हर समान हो चुके हैं तो हर वही रहेगा 15 और अंश को क्या करना होगा, घटा देना होगा, 6 माइनस 4। इस तरह यह हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 और बटे 15। तो ये इसका हल हो गया। ये अपने सरलतम रूप में है, इसे और काट के छोटा नहीं किया जा सकता है। काटने के लिए कोई ऐसा संख्या चाहिए जो दोनों को ही काटे, तो एक के अतिरिक्त ऐसा कोई संख्या है नहीं, तो ये इसका सरलतम रूप है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है 5/6 माइनस 4/9। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हल करते हुए हरों का लासा जब निकालेंगे तो हरों का एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक जो है क्या होने वाला है, आप बताएं। तो 6 और 9 का जब आप लासा निकालेंगे, देखिए 3 से दोनों कटता है, पहले 2 से काट देते हैं। चलिए 2 तिया 6 और ये 9 रह जाएगा। ठीक है, फिर 3 से काटते हैं, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, फिर 3 से ये 1 और ये 3 इकाई 3। कितना आ गया, 2 गुने 3 गुने 3, 2 तिया 6 तिया 18 आएगा। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 6 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए वो क्या होगी, 18 होगी। ठीक है, तो अब हम 5/6 को इस रूप में लिखेंगे, इसके तुल्य भिन्न को निकालेंगे जिसका हर क्या हो, 18 हो। तो 6 में कितना से गुना करें कि 18 आ जाए, तो 3 से, तो 5 में भी 3 से होगा, 5 तिया 15, 6 तिया 18 यहाँ पे हो गया। इसी तरह से अगला भिन्न हमारा है 4/9। 9 में कितना से गुना करें कि 18 हो जाए, तो 2 से, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम घटाने की जो प्रक्रिया है उसे करते हैं। जैसे है 5/6 माइनस 4/9, इसकी जगह पे 5/6 की जगह पे अब आप क्या लिख सकते हो, 15/8 और माइनस 4/9 की जगह पे 8/18, 8/18। यहाँ पे क्या था, 5/6 की जगह 15/18, 15/18। अब दोनों का हर क्या हो चुका है, 18 हो चुका है। तो 18 हमारा रहेगा, कॉमन में आ गया, हर वही रहेगा और 15 माइनस 8 हो जाएगा। अंशों को घटा देंगे, 15 में से 8 गया 7 और बटे 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक का डी नंबर में है 2/3 माइनस 1/2। हल, हरों का लघुत्तम समापवर्तक 6 आएगा। क्योंकि 2 और 3 में ऐसी कोई संख्या नहीं है
जो दोनों को, एक के अतिरिक्त ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित करती हो। तो यहाँ पे सीधा गुना होकर के 3 दूना 6 आ जाएगा। तो अब हम 2/3 को इस रूप में लिखेंगे जिसका हर क्या हो 6 आए। तो 2 से गुना करिए 3 में, और यहाँ पे भी 2 से गुना हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 3 दूना 6। 1/2 है तो 1/2 में यहाँ पे देखिए 2 में 3 से गुना करना पड़ेगा 6 लाने के लिए, तो यहाँ पे भी 3 से हो जाएगा। तो यहाँ पे 3/6। अब हम क्या करेंगे, 2/3 माइनस 1/2 लिख करके यहाँ पे देखिए क्या होगा, 4/6 माइनस 3/6। 6 अपनी जगह पे और 4 में से 3 घटा देंगे, और जब हम 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 और नीचे है /6। क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या 2 है, संकेतानुसार घटाइए। अंग्रेजी में इसे हम सब्सट्रैक्ट एज इंडिकेटेड कहते हैं। सब्सट्रैक्ट एज इंडिकेटेड। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि यहाँ पे हिंदी वाले बुक में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। यहाँ लिखा है 13/4 से 10/3 को घटाइए, जबकि इंग्लिश वाले बुक में यही चीज लिखा है सब्सट्रैक्ट एज इंडिकेटेड 13/4 फ्रॉम 10/3, जिसका मतलब होता है कि 10/3 में से 13/4 को घटाइए, और यही सही है। यहाँ पे 13/4 से 10/3 को नहीं घटा सकते, क्योंकि ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा संख्या होगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 29/7 में से आप 45/7 को घटा पाएंगे? घटा देंगे, लेकिन आंसर माइनस में आएगा, है ना। और अभी हमने वो वाली चीज पढ़ी नहीं है, हमारा अंतिम चैप्टर में वो हम पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया है ना, फ्रॉम के जगह पे ट्रांसलेशन में सिर्फ से ले लिया है, लेकिन हिंदी में इसे उल्टा लिखना चाहिए था। 10/3 से 13/4 को घटाना था, 23/3 से 18/5 को घटाना था, और 45/7 से 29/7 को घटाना था। तो इंग्लिश वाले बुक के अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा कि सब्सट्रैक्ट कीजिए 13/4 फ्रॉम 10/3, जिसका मतलब होता है कि 10/3 से 13/4 को घटाइए। तो यहाँ पे सब में हमने फ्रॉम लिख दिया है, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमें बाद वाली भिन्न से पहले वाली भिन्न को घटाना है एक्चुअली में, ठीक है। कंफ्यूजन दूर हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं कॉपी में, ठीक है। चलिए, पहला नंबर क्या है कि हमें सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है 13/4 यानी 13/4 को 10/3 से। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे 10/3 माइनस 13/4, और यहाँ पे असमान भिन्न है, यानी कि भिन्न जो है दोनों के, और यहाँ पे दोनों ही भिन्नों के हर जो है वो असमान है, अलग अलग हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इनका लासा निकालना होगा। तो हरों का लासा कितना हो जाएगा, हरों का लासा यहाँ पे होगा, क्योंकि 3 और 4 है तो 3 और 4 सीधा सीधा गुना हो जाएगा, 3 चौके 12 आ जाएगा। अब हम 10/3 को इस तरह लिखेंगे कि इसका हर कितना आ जाए, 12 आ जाए। तो 3 में हमें कितना से गुना करने पे 12 प्राप्त होगा, 4। तो ऊपर भी 4 से गुना कर लेंगे। इस तरह हो जाएगा 10 चौके 40, और नीचे हो जाएगा 3 चौके 12। अब हमें 13/4 को इस रूप में लिखना है, ठीक है, कि इसका हर भी कितना आ जाए, 12 आ जाए। तो 13/4 में देखिए 4 में हमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से। तो ऊपर भी 3 से हो जाएगा, 13 तिया 39, और नीचे हो जाएगा 4 तिया 12। अब हम क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे यहाँ पे 10/3 माइनस 13/4 बराबर 10/3 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 40/12 माइनस 13/4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 39/12। अब दोनों का हर क्या हो गया, समान हो गया, तो 12 लिखेंगे, और 40 माइनस 39 हो जाएगा। अंशों को घटा लेंगे तो सीधा सीधा यहाँ पे 1/12 बचेगा। कितना बचेगा, 1/12। बी नंबर में है 18/5 को घटाना है कितना से, फ्रॉम 23/3 यानी कि 23/3 से। तो यहाँ पे हमें पहले लिखना होगा 23/3 माइनस 18/5। अब हरों का लासा यहाँ पे देखिए क्या होगा, हर है एक का 3 और दूसरे का 5। तो हरों का लासा यहाँ पे भी क्या होगा,
दोनों ही ऐसी संख्याएं हैं जो किसी एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, तो गुना हो जाएगा। 3 पचे 15। ठीक है, अब 23/3 को हम किस रूप में लिखेंगे? इसके तुल्य भिन्न निकालेंगे, जिसका हर क्या हो? 15 के बराबर हो। तो 3 में 5 से गुना करना पड़ेगा, 23 में भी 5 से होगा। 23 पचे कितना हो गया? 5 या 15 के 5, बाकी 1, 5 दूनी 10, 1 11, 115 और नीचे 3 पचे 15। उसके बाद है 18/5 दूसरा भिन्न। यहाँ पे 5 में हमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से। तो 18 में भी 3 से, 18 तिया 54 और नीचे हो जाएगा 5 तिया के 15। अब हम क्या करेंगे? 23/3 माइनस 18/5। ठीक है, बराबर क्या होगा? 23/3 की जगह क्या लिखेंगे आप? 115/15 माइनस 54/15। ठीक है, बराबर अगर हम यहाँ पे 15 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 115 माइनस 54। तो यहाँ पे देखिए दोनों का हर क्या था? 15 है, तो 15 ही रहेगा। और अंश को क्या करेंगे? घटा देंगे। अब 115 में से 54 को घटाइए। 5 में से 4 गया 1, 11 में से 5 गया 6, 61/15। ये हमारा इसका आंसर होगा। अब हमें क्या करना है? 29/7 को घटाना है किससे? 45/7 से। तो यहाँ पे हम 45/7 पहले लिखेंगे और इसे घटाएंगे 29/7 से। तो यहाँ पे देखिए दोनों का जो हर है समान है, तो यहाँ और कुछ करने की जरूरत है नहीं, हर हमारा वही रहेगा और अंशों को केवल क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो 45 में से 29 चला जाएगा, कितना बचेगा? 15 में से 9 गया 6 और ये 3 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 16/7। तो यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो काफी आसानी से इसे हमने हल कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। ए नंबर में है, जया का विद्यालय उसके घर से 710 किलोमीटर दूर है। वह प्रतिदिन विद्यालय पहुंचने के लिए 1/2 किलोमीटर जो है ऑटो से जाती है और शेष दूरी पैदल चलकर तय करती है। वह स्कूल पहुंचने के लिए प्रतिदिन कितना पैदल चलती है? तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं। ये मान लेते हैं कि जया का घर है और ये जो है उसका विद्यालय है। घर से विद्यालय की दूरी जो है, घर से विद्यालय की दूरी जो दी गई है, कितना दिया गया है? 7/10 किलोमीटर है। जो आप देख पा रहे हैं यहां से पूरा यहां से यहां तक में जाएंगे तो कितना है? 7/10 किलोमीटर। अब 7/10 किलोमीटर में से ऑटो के द्वारा जो है, ऑटो से वह दूरी तय करती है कितना? 1/2 किलोमीटर। कितना दूरी तय करती है? 1/2 किलोमीटर। यानी कि घर से लेकर के वो ऑटो पकड़ के जाती है यहां तक, मान लिया जाए, जो कि कुल दूरी तय करती है 1/2 किलोमीटर। अब बाकी यहां से यहां का जो रास्ता है वो पैदल जाती है। ठीक है, यहां से यहां तक हो गया 1/2 किलोमीटर और यहां से यहां फिर वो पैदल जाती है। तो हमें बताना है कि पैदल कितना जाती है। तो टोटल दूरी कितना है? 7/10 है, तो 7/10 को पहले लिखेंगे। इतना में से 1/2 किलोमीटर वो ऑटो से चली जाती है, तो इतना घटा दिए ऑटो से। अब जो दूरी बचा वही तो पैदल होगा। तो टोटल दूरी में से अगर हम ऑटो वाली दूरी को घटा दें तो पैदल की गई दूरी हमें पता चल जाएगी। तो अब हम यहाँ पे इसे आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसे आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पे है 7/10 माइनस 1/2। यहाँ पे क्या करेंगे? आप फिर से वही हरों का लासा निकालिए। यहाँ पे हरों का लासा कितना होगा? तो 10 और 2 का जब आप लासा निकालेंगे तो दोनों 2 से कटता है। देखिए 2 पचे 10, 2 इकाई 2। अब फिर 5 से करिए, 5 इकाई 5 और ये 1, यानी कि 2 गुने 5 बराबर 10 आएगा। कितना आएगा? 10। तो यहाँ पे 7/10 क्या होगा?
ऑलरेडी इसका हर 10 ही है तो 1/1 रहने देते हैं, यानी कि 7/10 ही रहेगा। लासा आया था यहाँ पे 10। ठीक है, अब दूसरा जो भिन्न है 1/2 है। 1/2 यानी कि 2 में कितना से गुना करें कि 10 आ जाए, तो 5 से, तो यहाँ भी 5 हो जाएगा। 1 पचे 5 और यहाँ 2 पचे 10। अब हम क्या करेंगे, 7/10 माइनस 1/2 को लिख सकते हैं 7/10 माइनस 5/10 लिख सकते हैं ना। देखिए 7/10 के जगह पे 7/10 और 1/2 के जगह पे 5/10। अब देखिए दोनों का हर समान हो चुका है, तो 10, 7 में से 5 को घटा दीजिए, 2/10, 2/10। ठीक है, कितना आएगा, 2/10। तो इतना किलोमीटर वह पैदल जाती है। चाहे तो आप इसे सरलतम रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इकाई 2, 2 पचे 10, 1/5 किलोमीटर, ये भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 का बी नंबर जो है, इस तरह से क्वेश्चन है, जीविका पार्क का एक पूरा चक्कर लगाने में 10/3 मिनट लेती है और उसकी मित्र नमिता उसी कार्य को करने में 13/4 मिनट का समय लेती है। दोनों में से कौन कम समय में पूरा चक्कर लगाती है और कितना कम समय लेती है? तो यहाँ पे हमें दो भिन्न मिले हैं, एक है 10/3 और दूसरा है 13/4। यहाँ पे हमें पता करना है कि दोनों में से कम कौन है, छोटा कौन है। तो इसके लिए हमें दोनों को पहले तुल्य भिन्न बनाना पड़ेगा, तब जाकर के जब दोनों का हर समान होगा तो हम बता सकते हैं कि छोटा कौन है, बड़ा कौन है, यानी कि कम कौन है और ज्यादा कौन है। और जब ये पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा है कौन कम है, तो फिर हम दोनों का अंतर भी निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हमें दिया क्या गया है, जीविका पार्क का चक्कर लगाने में समय लेती है 10/3 मिनट और नमिता उसी पार्क का चक्कर लगाने में समय लेती है 13/4 मिनट। हमें बताना है कि दोनों में कौन कम समय लेती है, यानी कि दोनों में भिन्नों में से छोटा भिन्न कौन है। तो सबसे पहले दोनों भिन्नों के हरों का लासा बराबर कितना होगा। यहाँ पे हर है 3, यहाँ पे है 4, तो 3 चौके 12 हो जाएगा। अब हम दोनों ही भिन्नों को इस तरह लिखेंगे कि इनका हर क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 3 में 4 से करना होगा, 10 में भी 4 से, 40/12। ठीक है, और दूसरा क्या है 13/4, कितना है 13/4। 4 में 3 से गुना करना होगा 12 लाने के लिए, 13 में 3 से गुना करना होगा 12 लाने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया 12 और यहाँ हो जाएगा 13 तिया 39। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 39/12 जो है वो किससे है, छोटा है। अब यहाँ पे चूंकि दोनों का हर क्या हो चुका है, समान हो चुका है, तो कम कौन है, देखिए 39/12 जो है छोटा होगा 40/12 से। तो हम लिख सकते हैं कि 39/12 जो है वो छोटा है 40/12 से, यानी कि 13/4 जो है 39/12 का सरलतम रूप क्या है 13/4। तो ये छोटा है किससे, 40/12 यानी कि 10/3 से। ठीक है, और 13/4 किसका समय था, 13/4 है नमिता का समय। तो अतः नमिता कम समय लेती है, अतः पार्क का चक्कर लगाने में नमिता कम समय लेती है, कम समय लेती है। फिर क्वेश्चन है कि कितना कम समय लेती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 40/12 में से घटा देंगे 39/12 को। तो दोनों का हर चूंकि समान है ही है, तो 40 में से 39 को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी 1/12 मिनट कम समय लेती है। 1/12 मिनट कम समय लेती है। तो इस तरह से हमारा 3 का बी नंबर भी यहां पे बन गया।
और इस अध्याय का अंतिम भाग है एक चुटकी इतिहास, अ पिंच ऑफ हिस्ट्री। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में भिन्न यानी फ्रैक्शन को क्या कहा जाता था? संस्कृत में भी इसे भिन्न कहा जाता है, जिसका अर्थ है टूटा हुआ। इसे भाग या अंश अर्थात भाग या खंड यानी कि टुकड़ा भी कहा जाता था। आज हम जिस प्रकार से भिन्न लिखते हैं उसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई थी। प्राचीन भारतीय गणितीय ग्रंथ जैसे कि बख्शाली पांडुलिपि जो लगभग 300 ईस्वी में जब वे 1/2 लिखना चाहते थे तो वे इसे 1/2 के ऊपर 1 लिखते थे, यानी कि यहाँ पे जो है बेस लाइन नहीं था। आज हम अंश और हर के बीच में जो रेखाखंड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1/2 और अन्य भिन्नों में अंश और हर के बीच के रेखाखंड को बाद में मोरक्को के गणितज्ञ अल हसर ने लिखा 12वीं शताब्दी में। तो इसी तरह के और भी कुछ इतिहास जो भिन्नों के पीछे है यहाँ पे बताए गए हैं, आप इन्हें लाइन बाय लाइन पढ़ें। सामान्य भिन्न, जहां आवश्यक नहीं कि अंश 1 हो, को सर्वप्रथम भारत में अंकगणितीय संक्रियाओं जैसे योग, घटाना, गुना और यहां तक के भिन्नों के विभाजन के नियमों के साथ परिचित किया गया था। और हमने पाठ में पढ़ा भी ब्रह्मगुप्त की विधि, जिसमें हमने भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीखा। तो ब्रह्मगुप्त की विधि ही है जिसका प्रयोग आज हमें भिन्नों को हल करने में, उनकी गणना करने में करते हैं। उदाहरणार्थ ब्रह्मगुप्त ने उनकी तरीके से भिन्नों को जोड़ना और घटाने का तरीका बताया, तो जो ऑलरेडी हम पाठ में पढ़ चुके हैं। भिन्नों से संबंधित भारतीय अवधारणाएं और विधियां अगली कुछ शताब्दियों में अरबों के माध्यम से यूरोप में पहुंची और 17वीं शताब्दी तक यूरोप में उसका सामान्य उपयोग होने लगा और फिर दुनिया भर में फैल गई। तो इस तरह से भिन्नों से संबंधित जो पूरा इतिहास है यहाँ पे दिया गया है। हमने कुछ कुछ खास पॉइंट्स को पढ़ा, आप पूरा इसे पढ़ लें स्वयं। अगले पेज यानी कि 184 में एक पहेली है, पजल दिया गया है। यदि कोई समान भिन्नात्मक इकाइयों का उपयोग करता है तो योगफल 1 प्राप्त करने के लिए भिन्नात्मक इकाइयों को जोड़ना आसान है। जैसे कि मान लिया जाए भिन्नात्मक इकाई अगर हम 1/2 लेते हैं तो इसे 2 बार जोड़ने से 1 मिल जाता है। 1/2 प्लस 1/2, यहाँ पे देखिए आप बराबर क्या आप लिखेंगे, दोनों का हर समान है तो 2 हो जाएगा और ऊपर 1 + 1 हो जाएगा बराबर 2/2, यानी कि ऊपर नीचे कट के वो 1 के समान होगा। इसी तरह से 1/3 + 1/3 + 1/3, अगर इसे हम 3 बार लिखते हैं, अगर किसी भिन्न का भिन्नात्मक इकाई 1/3 है, इसे 3 बार जोड़ने से क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे हर 3 है, अंश तीनों जुड़ जाएंगे तो ये देखिए 3/3 यानी के बराबर 1 आ जाएगा। इसी तरह से 1/4 अगर हमारी भिन्नात्मक इकाई है तो इसे 4 बार जोड़ने से 1 प्राप्त होगा। 1/5 को 5 बार जोड़ने से 1 प्राप्त होगा। इसी तरह से आप और भी भिन्नात्मक इकाइयों के साथ कर सकते हैं। आगे है कि क्या आप सभी विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयों को जोड़कर 1 प्राप्त करने का कोई तरीका सोच सकते हैं? हम 2 विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयों को जोड़कर 1 प्राप्त कर सकते हैं या नहीं? तो यहाँ पे दिया गया है कि 2 विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयों को जोड़कर 1 प्राप्त करना संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि 1/2 जो है वो सबसे बड़ी भिन्नात्मक इकाई है ना, एवं 1/2 + 1/2 को जोड़कर क्या होता है, 1 होता है। अब अगर पहला इकाई है 1/2, दूसरा इकाई 1/2 से आप बढ़ाएंगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा। दूसरा इकाई 1 से अगर घटाएंगे तो दोनों का योग जो है आधा प्लस आधा से कम करेंगे तो दोनों मिलकर के 1 के बराबर नहीं होगा। यानी कि 2 विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयों को जोड़ करके 1 प्राप्त करना संभव नहीं है। लेकिन क्या हम 3 विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयों को जोड़कर 1 प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो इस पर हम विचार कर सकते हैं, इसे ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमें कहा भी गया है कि क्या आप 3 विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयां ढूंढ सकते हैं जिनका योगफल 1 हो। इस समस्या का केवल एक हल है, 3 भिन्नात्मक संख्याओं के क्रम बदलने तक। क्या आप इसे ढूंढ सकते हैं? आगे बढ़ने से पहले इसे ढूंढने का प्रयत्न करें। तो चलिए इसे हम यहाँ पे करके देखते हैं। सबसे पहले हम 1/3 को 3 बार लिखते हैं, जिसका योग क्या होता है? 1 होता है। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। इन तीनों को जोड़ने से हमें 1 प्राप्त होता है, लेकिन हमें कहा गया है कि हमें 3 भिन्नात्मक इकाइयों को जोड़ना है, यानी कि तीनों के जो हर हैं वो अलग अलग होने चाहिए और इन तीनों को जोड़कर हमें 1 लाना है। तो मान लिया जाए कि पहला इकाई जो है हम 1/3 ही रखते हैं। दूसरा इकाई हम क्या लें? इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे ये जो चित्र दिया गया है इसी के अनुसार चलते हैं। इसे बेहतर समझने के लिए हम एक सर्कल को पहले 3 बराबर भागों में बांट देते हैं, जिससे ये 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 के रूप में हमें दिखाई दे। मान लिया जाए हम इसे इस तरह से 3 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 3 भाग हो गया। अब इसमें से हमने क्या किया, पहला को 1/3 ही रहने दिया। ये 1/3 हम यहां से कवर कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला भाग हो गया 1/3। अब हमारे पास 2 हिस्से बचे हैं 1/3 प्लस 1/3। इसमें से एक हिस्से को अगर हम थोड़ा सा 1/3 से क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं, इतना ले लेते हैं। तो इतना जो है पूरे का आधा हो जाता है। ये देखिए, इतना तो 1/3 था और इतना इसमें और हमने बढ़ा लिया, तो ये अब हो जाता है 1/2 के बराबर। यानी कि इसके बदले अगर हम 1/2 ले लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो हमें तीसरा में क्या करना होगा, घटा लेना होगा, तभी तो बैलेंसिंग हो पाएगा। क्योंकि ये एक भाग यहां से पूरा यहां तक था, लेकिन इतना जो है इस वाले भाग में हमने बढ़ा दिया है, तो उतना ही भाग यहाँ पे हमें क्या करना होगा, घटाना होगा, क्योंकि इस वाले भाग में थोड़ा सा इसका आधा हिस्सा चला गया है, जिसे हमने 1/2 लिखा है। अब तीसरा भाग हम कैसे निकालेंगे? मान लिया जाए कि 3 संख्याएं हैं, 5, 4 और 6। ये तीनों मिलकर के कितना आते हैं, 5 4 9, 9 6 15 आते हैं, मान लिया जाए। अब हमने क्या किया, पहले वाले को 5 रहने दिया और यहां पे हमने 7 कर दिया। क्या कर दिया, 7 कर दिया। तो अब जाकर के ये कितना हो चुका है, 5 और 7 मिलकर के 12 हो चुका है, और हमें टोटल कितना लाना है, 15 ही लाना है। तो 12 में आप कितना जोड़ेंगे कि 15 आ जाए, तो 3 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 4 में हमने 3 बढ़ाया, 7 लाया, तो 6 में 3 घटाना पड़ गया, तब जाकर के दोनों क्या होगा, बराबर ही रहेगा। यानी पहली संख्या जो थी हमारी 5 की 5, यानी कि 1/3 की जगह 1/3 ही है। दूसरा संख्या 1/3 को हमने क्या कर दिया, 1/2 कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया है। तो हमें तीसरी संख्या में क्या करना होगा, घटाना होगा। तो ये कैसे प्राप्त होगा, हमने जैसे यहाँ पे प्राप्त किया, देखिए पहली 2 संख्याओं को जोड़ दिया, 5 और 7 हो गया 12, और टोटल में से 12 को घटा दिया, तो 15 में से 12 को घटा के यहाँ पे हम 3 ले आए। समझ में आ गया आपको? तो इसके लिए कहीं पे रफ में चलते हैं। पहले हम 1/3 और 1/2 को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं 1/3 प्लस 1/2, दोनों का लासा कितना होगा, 6 होगा। 3 दूना 6, तो 1 दूना कितना होगा, 2। ठीक है, 2 तिया 6, तो 1 तिया कितना होगा, 3। यानी कि ये 5/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। अब हमें तीसरी संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, 1 में से 5/6 को घटाना होगा। 1 में से 5/6 को घटाना होगा। 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं। 1 और 6 का लासा क्या होगा, 6 होगा। 1 छके 6, तो यहाँ पे भी 1 में 6 से गुना होगा, 1 छके 6 माइनस 6 इकाई 6, तो 5 इकाई 5, यानी कि 1/6 आएगा। कितना आएगा, 1/6 आएगा। इस तरह से यहाँ पे अगर हम 1/6 को जोड़ दें
तो हमारा तीनों मिलकर के क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। आप यहाँ पे करके भी देख सकते हैं। 3, 2 और 6 का जो लासा आएगा वो कितना आएगा, 6 ही आएगा। 3 से ये 2 बार में जाएगा, 3 दूना 6, तो 1 में 2 से गुना कर दीजिए, 1 दूना 2। 2 से ये 6 बार 3 बार में जाएगा, 2 तिया 6, तो 1 तिया 3। 6 से 1 बार में जाएगा, 6 इकाई 6, तो 1 इकाई 1। 2 3 5, 5 1 6, 6/6 बराबर 1 आया कि नहीं आया। तो इस तरह से हम 3 भिन्नात्मक इकाइयों को मिलाकर 1 प्राप्त कर सकते हैं। और वो तीनों भिन्नात्मक इकाइयां संभवतः ये हो सकती हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही हो, इसके अतिरिक्त भी कोई और भिन्नात्मक संख्या हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे, नहीं तो आप फिर से एक बार रिपीट करके देखें। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप 4 विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयां ढूंढ सकते हैं जिनका योगफल 1 हो? परिणामतः इस समस्या के 6 हल हैं, क्या आप उनमें से कम 1 ढूंढ सकते हैं? तो चलिए हम इसे ढूंढने का प्रयास कॉपी में करते हैं। हमें 4 भिन्नात्मक इकाइयों को जोड़कर 1 प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम एक समान भिन्नात्मक इकाई पहले लेते हैं, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। इन चारों को जोड़ने से तो 1 आता है, इसमें आपको भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे देखिए ये नीचे 4 रह जाएगा, ऊपर में सारे अंश जुड़ जाएंगे, तो 4/4 यानी कि 1 के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले को हम 1/4 ही रहने देते हैं, ठीक है। दूसरा को हम 1/2 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, 1/2 मान लेते हैं। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली सबसे पहले एक बात हम यहाँ पे लिखते हैं। हम सभी जानते हैं कि 1/2 क्या है, बड़ा है कितना से, 1/3 से। और 1/3 बड़ा है कितना से, 1/4 से। 1/4 बड़ा है कितना से, 1/5 से, है ना। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1/4 लिखा है। यहाँ पे हमने 1/2 लिखा है। आगे हम यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लिख सकते हैं जो 1/4 से क्या हो, छोटी हो। यहाँ पे चूंकि हमने 1/4 से बड़ा संख्या एक लिखा है, 1/2, है ना। तो यहाँ पे हम 1/4 से छोटी कोई संख्या मान लिया जाए कि हम यहाँ पे 1/5 ले लेते हैं। तो इस तरह से अब देखिए क्या हो चुका है, 1/4 अपने जगह पे है। यहाँ पे 1/4 से हमने एक बड़ी संख्या ले ली है और यहाँ पे 1/4 से हमने एक छोटी संख्या ले ली है। अब हमारे पास 3 संख्याएं आ चुके हैं। इन तीनों को जोड़कर देखते हैं कि कितना होता है और फिर उसे हम 1 से घटा देंगे तो हमें चौथी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/5 को रफ में ही यहाँ पे हम पहले हल करते हैं। 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/5, इन सब का जब आप लासा निकालेंगे तो 2, 4 और 5 का लासा जब हम निकालते हैं तो 2 इकाई 2, 2 दूना 4, ये 5 रह जाता है। फिर 2 से 2 इकाई 2, ये 1 था पहले, ये 5 उतर जाता है। फिर 5 इकाई 5, तो 2 दूना 4, 4 5 20, इसका लासा निकल के आएगा। तो यहाँ पे हम 20 लिख लेते हैं, ठीक है। 4 5 20, तो 1 5 कितना हो जाएगा, 5। 2 दाहिए 20, तो 1 दाहिए 10। 5 चौके 20, तो 1 चौके 4, कितना हो गया, 10 5 15 4, 19/20 होता है, 19/20। अब चौथी संख्या प्राप्त करने के लिए इन तीनों को मिला के हो चुका है 19/20, और हमें चौथी संख्या जो है ऐसी निकालनी है जिसमें 19/20 को जोड़ें तो 1 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चौथी संख्या निकालने के लिए 1 में से 19/20 को घटा देंगे, क्योंकि योग के रूप में हमें 1 चाहिए। तो 1 में से ही तीनों संख्याओं के योग को घटा देंगे तो चौथी संख्या निकल आएगी। अब 1 के नीचे 1 छुपा होता है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का लासा क्या होगा, 20। 1 से 20 बार में कटेगा तो 1 में 20 से गुना होगा, 20 इकाई 20, यहाँ 20 इकाई 20, तो 19 इकाई 19। तो यहाँ पे 1/20 रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 1/20। यानी कि चौथी संख्या के रूप में यहाँ पे
हम 1/20 लिख सकते हैं। तो इन सबको मिला करके 1 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारी चारों संख्या यहाँ पे प्राप्त हो चुकी है। 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/20। यहाँ पे देखिए चारों का हर क्या है, अलग अलग है, और चारों को जोड़ करके 1 आना चाहिए। वो हम आपको करके भी दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए तो 4, 2, 5 और 20 है हमारे पास। 4, 2, 5 और 20 है। इन सब का लासा पहले यहाँ पे निकालते हैं। 4, 2, 5, 20 का 2 से काटते हैं। 2 दूना 4, 2 इकाई 2, ये 5 रह जाएगा। 2 दाइए 20। फिर 2 से देखिए 2 इकाई 2, ये 1, ये 5, 2 पचे 10। अब 5 से 1, 1, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 पचे 20। 2 दूना 4 पचे 20 ही आएगा। तो यहाँ पे हर जो है, हरों का जो लासा है वो 20 आ चुका है। 4 से ये 5 बार में जाएगा, 4 पचे 20, तो 1 से 5 से गुना हो जाएगा, 1 पचे 5। 2 से ये 10 बार में जाता है, 2 दाहिए 10, तो 1 में 10 से गुना करेंगे, 1 दाहिए 10। 5 से ये 4 बार में जाता है, 5 चौके 20, 1 चौके 4। 20 से ये 1 बार में जाता है, 20 इकाई 20, तो 1 इकाई 1। कुल मिला के क्या हो जाता है, बराबर हो जाएगा 10, 5, 15, 4, 19, 1, 20/20 बराबर 1। ठीक है, तो इस तरह से हम 4 विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयों वाले भिन्नों को जोड़कर 1 प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई और उदाहरण हो सकता है, आप प्रयास कर सकते हैं। आगे पेज नंबर 185 और 186 पर इस अध्याय से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे लिखे हुए हैं। आप इन्हें भी एक नज़र फिर से देख लें, और जो परिभाषा है या फिर और तथ्य हैं यहाँ पे लिखा गया है, तो एक बार आप इन्हें फिर से दोहरा लें, पढ़ लें, और इस तरह से हमारा ये सेशन एज वेल एज ये जो अध्याय था, अध्याय 7 यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा। वीडियो लेसन अगर पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।